हम सब जानते हैं कि अपन गेमर्स जितना भी कह ले रियलिज्म से इमर्जन बढ़ता है, पर अंदर से हम लोग ये भी जानते हैं कि ये चूतिया आप है। हम सबके सामने गेमिंग के इतने वियर्ड लॉजिक दिखते हैं, पर अपन लोग फिर भी इमर्स्ड रहते हैं। तो आज मैं ऐसे अजीब अजीब चीजों की बात करने जा रहा है जिसका 1% सेंस नहीं बनेगा, फिर भी हम लोगों का इमर्जन ब्रेक नहीं होता है। यहाँ मैं तुम लोगों को थोड़ा सही से एक्सप्लेन कर दूं कि क्या कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का। जैसे एक वो बात आएगी कि मान लो तुम मारियो खेल रहे, तो ये मारियो का आइडिया अपने आप में रियल वर्ल्ड में एक सेंस नहीं बनाएगा। लाइक तुम एक प्लम्बर हो जो हवा में उड़ते ईंटों पे अपना सर भिड़ता है और अजीबो गरीब मॉन्स्टर्स के ऊपर कूद के तुम उन्हें कचर देते हो, फिर ये मशरूम को छूता है तो बड़ा हो जाता है। लेकिन ये वर्ल्ड खुद में एब्सर्ड और फैंटास्टिकल है, और ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए वो इस वर्ल्ड के रूल्स है। और तुम जब इन्हें खेलोगे तो तुम अपने आप इनके रूल्स को समझने लगोगे और तुम्हें ये वर्ल्ड अपने आप में सेंस बनाने लगेगा। तो मैं इस वीडियो में इन एग्जांपल्स की बात नहीं करने वाला हूँ। इन टाइप के गेम लॉजिक या वर्ल्ड को मैं एब्सर्ड रियलिटी नाम दे देता हूँ। मैं जिनकी बात करने वाला हूँ वो कुछ इस तरह है कि जब गेम्स दो रियल लाइफ में प्रेजेंट चीजों से इंस्पायर्ड होकर उससे एक नया फैंटास्टिकल आइडिया एमुलेट करने की कोशिश करते हैं, पर दोनों ऐसे इंप्लीमेंट करे गए कि वो बेसिक ह्यूमन लॉजिक और रीजनिंग के रेड़ मार देते हैं। जैसे कैसलवेनिया में कुछ दीवारों को फोड़ दो तो वहाँ प्लेट में मीट रखा रहता है। अब ये उस एब्सर्ड सेटिंग में भी एब्सर्ड चीज है, क्योंकि दीवार रियल लाइफ की तरह फूट रही है और मीट और प्लेट भी वैसे रखे हुए जैसे रियल लाइफ में रखे हुए। लेकिन ये दोनों को जोड़ दो तब जाके तुम्हें हंसी आएगी कि भाई साहब क्या चूतिया आप है। लाइक ऐसा होता तो कम से कम अनारकली मरते मरते बटर चिकन तो खा पाती। तो मैं इन टाइप के गेमिंग लॉजिक की बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, कि ऐसी चीजें सिर्फ गेमिंग में ही हो सकती है और फिर हम गेमर्स का इन चीजों से इमर्जन ब्रेक भी नहीं होता है। तभी गेमर्स कह सकते हैं कि रियलिटी में एब्सर्ड सिनेरियोस को देख के भी हैरान नहीं होते। दिस शिट इज बेसिक फॉर अस। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं इलॉजिकल इमर्सिवनेस का नाम दे देता हूँ। तो कहाँ से शुरू करें? ये अलादीन के हवा में उड़ते सेब से, या फिर बॉम्बरमैन अपने साइज के बराबर बॉम्ब अपने पिछवाड़े से कैसे निकालता होगा? अब जैसे कोई गेम्स ऐसे होते हैं कि इसी इलॉजिकल इमर्सिवनेस को एब्सर्ड रियलिटी बना देते हैं, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है WWF रेसलमेनिया द आर्केड गेम। अब WWF रियल में भी था और उन्होंने उस रियल WWF को एमुलेट किया है, पर फिर कैरेक्टर्स न जाने कहाँ से जादुई बल्ला ले आते हैं, फिर उनके हाथ ब्लेड्स के बन जाते हैं, या फिर अंडरटेकर चोकस्लैम मारता है तो ओपोनेंट बाउंस होकर दोबारा उसके हाथों में आ जाता है और फिर से चोकस्लैम मार देता है। तो ये इलॉजिकल इमर्सिवनेस है, पर ये सारे रूल्स इस गेम के नजरिए से देखोगे तो काफी कोहेरेंट है और तुम्हें सेंस बनाएगा, क्योंकि हर एक चीज ओवर द टॉप है। जैसे कैरेक्टर्स को मारोगे तो बदन से उनके मीट के टुकड़े गिर के चले जाते हैं। इतना मारा जा रहा है कि लिटरली मांस गिरा के पतला हो रहा है, पर जो मीट निकल रहा है वो ऑलरेडी पका हुआ है। तो मेटाफोरिकली के साथ लिटरल इंटरप्रिटेशन भी मिल रहा है, तो इसलिए ये एब्सर्ड रियलिटी में भी आ जाएगा। और ऐसे गेम मुझे काफी धाकड़ लगते हैं जहाँ चीजें रियल लाइफ से इंस्पायर होकर इतनी लॉजिकल कर दो कि वो खुद में अपने आप उसका एक रियलिज्म आ जाएगा। इसमें तुम्हारा डेफ जैम फाइट फॉर न्यूयॉर्क भी आ जाएगा और WWE ऑल स्टार भी। मैं तुम लोगों से ऐसे गेम्स के और एग्जांपल्स पूछता जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होकर उसको इतना एग्जैजरेट और एब्सर्ड कर दे कि वो खुद में एक यूनिक आर्ट बन जाए। पर इन्हें कैटेगराइज करना काफ़ी कठिन हो सकता है, क्योंकि उसके लिए मुझे पहले ये जानना होगा कि मैं तुम्हें मेरे कॉन्सेप्ट्स का मतलब बिल्कुल सही से समझा पाया कि नहीं। तो भाई इसी गेम में शॉन माइकल्स का एक सुपर कॉम्बो होता है जिसको तुम लोग एक बार पहले देख लो। ऐसे अपने दुश्मन तक को न मारे लौंडे। तो इसमें मैं एक चीज दिखाना चाहता था कि ये लौंडा जंपिंग बैक किक मार रहा है, जिसके लिए तुम्हें जमीन पर पैर रख के खुद को ट्विस्ट करके मोमेंटम लाना पड़ेगा, पर ये चूतिया हवा में ट्विस्ट करके बैक किक मारे दे रहा है। बाकी सारे मूव्स फिर भी समझ आ रहे हैं, पर ये वाला इतना आउट चला गया कि देख कैसी आ जाए। तो ये भी तुम्हारा एग्जाम्पल है कि बाकी मूव्स भी एब्सर्ड है, पर ये एब्सर्ड रियलिटी में आएंगे, लेकिन ये लात वाला मूव इलॉजिकल इमर्सिवनेस की कैटेगरी में आएगा। तो और एग्जाम्पल्स देने से पहले मैं तुम्हें इलॉजिकल इमर्सिवनेस का अपोजिट बताता हूँ, यानी कि ऐसा गेम जिसमें पूरे गेम में एब्सर्डनेस होगी, पर एक रियल चीज होगी जो उस गेम के एब्सर्ड वर्ल्ड में इलॉजिकल होगी। जिसका एग्जांपल है ये गेम कॉमिक जोन। ये पूरे वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है कि इसमें कैरेक्टर कॉमिक के अंदर चला गया है और विलन्स एनिमीज को इन्हीं पैनल्स में ड्रॉ करता है। तो यहाँ और भी एब्सर्ड चीज़ें हैं, जैसे तुम्हारा कैरेक्टर चूहा रखता है जो कि करंट छोड़ता है, या फिर तुम्हारा कैरेक्टर पेपर का प्लेन बना के उड़ाता है, और ये इस गेम का सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाला अटैक है। ये सबका सेंस बन रहा है गेम में, क्योंकि गेम ऑलरेडी एब्सर्ड है। तो यहाँ मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, अगर तुम अपने कंट्रोलर में जल्दी जल्दी डाउन टैप करोगे तो तुम्हारा कैरेक्टर जल्दी जल्दी क्राउच करता है, और थोड़ी देर ऐसा करते रहो तो ये पात देगा। तो ये हो गई वो रियल चीज जो एब्सर्ड वर्ल्ड में प्रेजेंट होने से इलॉजिकल लग रही। कुल मिला के मैं चाहता कि ऐसा और गेम्स भी करे। ये पहली वीडियो होगी जिसका पूरा इंट्रो साइड टेंजेंट से भरा हुआ है। गेमिंग का सबसे बड़ा इलॉजिकल इमर्सिवनेस होता है इन्वेंटरी सिस्टम। लाइक कैरेक्टर्स इतना सारा आइटम स्टोर कर लेते हैं, पर आज तक हम लोग नहीं जान पाए कि वो आइटम्स कलेक्ट करने के बाद कहाँ जाते हैं। तो हर गेम्स में कैरेक्टर के पास एक सुपर पावर होती है कि जैसे ही तुमने स्टार्ट दबाया तुम उस गेम के वर्ल्ड में नहीं रहोगे, तुम एक दूसरे डायमेंशन में आ जाओगे, जिसे मैंने मेनू वर्ल्ड का नाम दे दिया है। ये डायमेंशन तुम्हें हर गेम में मिलेगा, जहाँ से गेम वर्ल्ड में तुम्हारा कैरेक्टर हाथ डाल के कुछ भी निकाल सकता है। जैसे फ्लैश स्पीड फोर्स से पावर मांग सकता है, वैसे ही पर गेम के कैरेक्टर्स फ्लैश से भी ज्यादा ओवर पावर्ड होते हैं। वो जैसे ही इस मेनू वाले वर्ल्ड में आते हैं उनके आगे की सारी चीजें रुक जाती हैं।
वो खुद भी रुक जाते हैं और अपने इच्छा अनुसार कभी भी रिज्यूम कर सकते हैं। तो इतने टाइम वो अपनी सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारी स्ट्रेटेजी सोच सकते हैं, अपनी हेल्थ बढ़ा सकते हैं, अपने माना को बढ़ा सकते हैं और लगे हाथ खुद को बफ और डीबफ भी कर सकते हैं। तो इससे ये भी प्रूव हो गया कि सारे गेम्स में टर्न बेस्ड कॉम्बैट भी होता है। कोई कोई गेम इन कैरेक्टर्स को ये पावर नहीं देते, जैसे डार्क सोल्स में मेन्यू खोलोगे तो गेम वर्ल्ड स्टॉप नहीं होता है, या फिर डियाब्लो वगैरह में भी ले लो, फिर भी ये मेन्यू वर्ल्ड को एक्सेस जरूर कर सकते हो। अब ये मेन्यू वर्ल्ड कहाँ होता है कैरेक्टर के पास, इसका हमें कोई भी अंदाजा नहीं है। सिर्फ गॉड ऑफ वॉर के क्रेटोस ने सही से एक्सप्लेन किया है कि वो अपना ये पॉकेट डायमेंशन बदन के किस एरिया से एक्सेस करता है। तुम लोग बस ये देखना, मैं मेन्यू वर्ल्ड में गया और मैंने ये लैम्प इक्विप किया। अब मेरी कैरेक्टर कितना मस्त इससे रियलिज्म के साथ लैम्प को अपने ढूंढ में लगा रही, पर रियलिज्म वहां कहाँ गया जब इसने लैम्प को निकाला था। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी कब आएगी कि जेब में लालटेन रख के घूम सके। अब आते हैं गेमिंग के दूसरे सबसे फेमस इलॉजिकल इमर्सिवनेस में, आइटम ड्रॉप्स। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल मैं रेजिडेंट एविल 4 को लाना चाहता हूँ। इस गेम में हर जानवर, हर ज़ॉम्बी, हर मॉन्स्टर जेब में पैसे लेके चलता है। कौवे से लेकर कुत्तों से लेकर मॉन्स्टर्स तक की सब रोकड़ा रखते हैं। कौवे को चलो मैं समझ सकता हूँ कि चमकती चीज उठा के ले आया, कुत्तों का भी मैं समझ सकता हूँ क्योंकि कुत्ते कुछ भी मुंह में ले लेते हैं, बड़ा अजीब से लगा ये बोलने में। पर इस पाषाण को पैसे की क्या जरूरत थी? कौन सा एवेंचर खोलना था इसे, या वेकेशन में जाना था? इसे देख के ऐसा भी नहीं लग रहा कि इसके घर में बीवी बच्चे होंगे जिन्हें प्रोवाइड कर रहा हो ये, क्योंकि सारा ये घर में नहीं, घर इसमें रह सकता है। फिर मर्चेंट तो चलता फिरता सबसे फेमस इलॉजिकल इमर्सिवनेस का एग्जांपल है गेमिंग में। फिर मैं एक ये गेम खेल रहा था, ज़ॉम्बी रिवेंज। इसमें ज़ॉम्बीज को मारोगे तो उन लोग एंटीडोट ड्रॉप कर देते हैं। सोचो थोड़ा कि ज़ॉम्बी का सबसे बड़ा रोल होता है कि दूसरे को इन्फेक्ट करना, और वही चूतिया अपने साथ एंटीडोट लेके चल रहा है। या अगर ऐसे सोचो कि चलो ये जब इंसान था तो उसके पास रखा होगा, तो ये सारे इंसान जो ज़ॉम्बीज बने हैं वो उनसे चूतिया दुनिया में कोई नहीं होगा, तब भी खुद को इन्फेक्ट होने से बचा नहीं पाए। आजकल ये आइटम ड्रॉप्स वाली चीज़ तो चलो सही हो गई, थोड़ी लॉजिकल हो गई है, पर इन्वेंटरी का अभी भी मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं चाहता भी नहीं कि वो इतना रियल हो। तो इससे साफ समझ में आता है कि रियलिज्म जरूरी नहीं है मस्ट होने के लिए। गेम्स में देखो काफ़ी मैकेनिक्स और आइडियाज इतने ऑप्टिव्स होते हैं कि उनका रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं है। जैसे डार्क सोल्स ही ले लो, तुम्हें वेपन्स अपग्रेड करना है तो तुम्हें एक सर्टेन मटेरियल चाहिए होता है, पर वो सिर्फ 5 लेवल ही बढ़ा पाएगा तुम्हारे वेपन का। उसके आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें एक और सर्टेन आइटम लाके ब्लैकस्मिथ को देना पड़ेगा, और फिर 5 लेवल से लेकर 10 तक पहुंचाने के लिए तुम्हें एक नया मटेरियल चाहिए होगा। तो ये सब सुनने में ऑप्टिव्स है, पर इनका सेंस बनाने के लिए गेम में लोर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आइटम डिस्क्रिप्शन में उन आइटम का वर्ल्ड में क्या रूल है उसे एक्सप्लेन कर दिया जाता है। लेकिन गेस व्हाट, कुछ गेम्स लोर बना भी देते हैं, फिर भी इतना आउट ऑफ लॉजिक होता है कि तुम सोचने पर मजबूर हो जाओ कि पक्का है ना तुम्हारा दिमागी संतुलन सही है। तो यहाँ मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा मेरा फेवरेट बैटल मैकेनिक इन गेमिंग हिस्ट्री, फाइनल फैंटेसी 8 का जंक्शन सिस्टम। तो छोटे में एक्सप्लेन करना है तो ये सिस्टम ऐसे काम करता है कि तुम फाइट में जाओगे तो एनिमीज के अंदर से स्पेल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हो। हर एक कैरेक्टर के पास स्पेल को जमा करने की लिमिट 100 होती है और अलग अलग टाइप के एनिमीज अलग अलग स्पेल्स देते हैं। इसके बाद तुम्हारे पास जीएफ्स होते हैं, गर्लफ्रेंड नहीं गार्डियन फोर्स, जो कि आसान भाषा में तुम्हारे फाइनल फैंटेसी के समनिंग मॉन्स्टर्स है। तो ये जीएफ्स को इक्विप करने से तुम्हारे सर्टेन स्टैट्स जंक्शन एबल हो जाते हैं, जिसका आसान भाषा में मतलब ये है कि तुम अपने स्टैट्स में वही जमा करे हुए स्पेल्स को लगा सकते हो। यानी कि जैसे हीलिंग स्पेल्स तुमने जमा करी और उन्हें अपने हेल्थ के स्टैट में लगा दोगे तो तुम्हारी हेल्थ बूस्ट हो जाएगी। अब तुम उन स्टैट्स में जितनी ज्यादा और जितनी पावरफुल स्पेल्स लगाओगे वो उतनी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। तो मान लो तुमने अपने स्ट्रेंथ के स्टैट में 100 पावरफुल स्पेल लगा ली, तो तुम काफी एनिमीज को सिर्फ एक ही हिट में मार दोगे। ऐसे ही अगर तुम अपने डिफेंस स्टैट में फायर स्पेल लगा लोगे तो कोई एनिमी तुम पे फायर अटैक करेगा तो तुम उसको एब्जॉर्ब कर लोगे। तो हम लोगों को ये समझ आ गया कि पावरफुल स्पेल्स होगी तो तुम लो लेवल में भी जाके गेम के मेन बॉस को एक हिट में मार सकते हो। पर गेम ने ये पावरफुल स्पेल्स लेट गेम के एनिमीज को दी हुई है बैलेंस करने के लिए। लेकिन एक सर्टेन मेथड है जिससे तुम इन स्पेल्स को अर्ली गेम में भी ले सकते हो, और वो है ट्रिपल ट्राइड कार्ड गेम। फाइनल फैंटेसी 8 के वर्ल्ड में तुम किसी भी एनपीसी के साथ एक टाइम पास में कार्ड गेम खेल सकते हो, और अगर जीत गए तो उनके कुछ कार्ड्स तुम्हारे हो जाएंगे। तो इस गेम में एक और सिस्टम है कि तुम इन जीते कार्ड्स को स्पेल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इनमें से कुछ रेयर कार्ड्स रेयर स्पेल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो बिना गेम में आगे बढ़े तुम पावरफुल स्पेल्स बना के अपने स्टैट्स को जंक्शन कर सकते हो। तो अब बस इस पूरे मैकेनिक को सोचो, तुम एक वर्ल्ड में हो जहाँ बहुत पावरफुल बैड गाय आया हुआ है, दुनिया तबाह कर देना चाहता है। तुम्हारे हीरोज उससे लड़ने गए और उन्होंने एक हिट में भाई को मार डाला। वो ये सोच के मरा होगा कि हीरोज ने काफी मेहनत की होगी पावरफुल बनने में, उसको हराने के लिए उन्होंने इतना खून पसीना कर दिया कि लिटरल गॉड को मारे दे रहे ना भाई लोग पूरे टाइम दोस्त के साथ कार्ड खेल रहे थे। इससे ज्यादा प्यारा इलॉजिकल इमर्स्ड मैं आज तक किसी गेम में नहीं हुआ हूँ। मैंने इस गेम के मेन कंटेंट को खेलने से ज्यादा इस साइड में टाइम पास कार्ड गेम खेला है। तो भाई लोग ऐसे ही और इलॉजिकल इमर्सिव गेम के मैकेनिक्स तुम लोगों को याद आ रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में बताओ। बाकी मेरे चैनल के गेम्स वाले वीडियोस पे व्यूज देख के मैं थोड़ा सेकंड गेस कर रहा हूँ कि मुझे गेमिंग पे कंटेंट बनाना चाहिए कि नहीं। मैंने ये चैनल प्राइमरी गेमिंग के लिए खोला था, पर मोस्टली मेरे चैनल को एनिमे और हॉरर फिल्म्स की वीडियोस ने उठाया है और गेमिंग में 50-60 व्यूज रह जाते हैं। तो ये चीज अच्छे से समझ आता है कि मैं जिन गेम्स में इंटरेस्टेड हूँ उस पर लोग वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं, और
इन कम व्यूज के चक्कर में मुझे ये डर लग रहा है कि मेरे चैनल पे कुछ असर ना पड़े। गेमिंग वीडियोस बनाने उन्हें खत्म करने में ऑलरेडी टाइम लग जाता है, फिर उन वीडियोस को कोई देखना ही नहीं चाहता है, तो इट डिफीट्स द पर्पस। और अगर इन वीडियोस के चक्कर में मेरे चैनल की ग्रोथ रुक जाए तो मैं अनशन कर दूंगा। जो 50-60 लोग देखते हैं उसके लिए मैं काफी खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ कि 50-60 लोग ऐसे हैं जो मेरी हर एक वीडियो देखते हैं, चाहे जितनी रैंडम शिट हो। तो मैंने डिसाइड किया है कि कोई टॉपिक अगर गेम का मुझे लगा कि रिलेटेबल होगा, जैसे टेकन 3 इंडियंस के लिए काफी रिलेटेबल था और उसके व्यू काउंट भी दिखा रहे थे, तो उन्हें मैं निकालता रहूंगा। बाकी हार्डकोर गेमिंग के फैंस जो मुझे गेम्स में और डिटेल से बात करते सुनना या देखना चाहते हैं, या वो गेम जो तुम लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है वीडियो बनाने को, जैसे सोनिक की ले लो जो सीरीज चल रही थी और सुपर मेट्रॉइड वगैरह हो गया, तो मैं एक नया चैनल बना रहा, उसमें वो वीडियोस निकाला करूंगा और कोई भी गेम जो मैं रिसेंटली खेल रहा सब वहीं पे बात करूंगा। तो उस चैनल पे पहली वीडियो निकालते मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी ये चैनल पे नॉर्मली तुम्हें जो मिल रहा है वही मिलेगा, बस पर्टिकुलर सिंगल गेम में बात करते हुए वीडियोस नहीं मिलेंगी। तो बस ये काफी जरूरी सूचना थी भाई लोग, मुझे नहीं लगता कि बहन लोग ये वीडियो में इंटरेस्टेड होंगी। और यहाँ तक देखी है वीडियो तुम लोगों ने, तो बताओ कमेंट्स में कि ये करना मेरा सही डिसीजन है कि नहीं। वो अलग बात है, डिसीजन नहीं बदलूंगा, पर फिर भी बता देना अपने अपने लॉजिक और रीजनिंग के साथ, चंद चिकनी चुपड़ी बातें हो जाएंगी। तो बाय बाय, आगे मारू सामास।